नमस्कार, गुड इवनिंग। बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं। आप देख रहे हैं खबरों का महाबुलेटिन न्यूज डिकोड, जिसमें दिन की बड़ी खबरों को असल खबर तक पहुंचने के लिए हम करते हैं प्रतिदिन डिकोड। चलिए अब आज की सबसे बड़ी खबर, जिस पर लंबा विवाद, लंबी कोर्ट प्रोसेस और सारे देश भर की नजर थी, आज उस पर एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्देश आया। यह मसला है ज्ञानवापी मस्जिद का, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग और साइंटिफिक सर्वे की इजाजत दे दी है। देखिए जरा पूरी रिपोर्ट। ज्ञानवापी मस्जिद केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति अरविंद कुमार मिश्रा की पीठ ने एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को आदेश दिया है कि उनकी टीम शिवलिंग के अपर पार्ट का सर्वे करे, जिसके लिए शिवलिंग से 10 ग्राम से ज्यादा का हिस्सा न लिया जाए। ये शिवलिंग ज्ञानवापी परिसर में 16 मई 2022 को वजूखाने में मिला था। इस केस में वाराणसी जिला जज ने कार्बन डेटिंग वाली मांग को नुकसान होने की आशंका के चलते खारिज कर दिया था, जबकि ज्ञानवापी मस्जिद में मिली संरचना पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद समेत समूचे हिंदू पक्ष के वादियों का दावा था कि ये आदि विश्वेश्वर का ही शिवलिंग है। मामले पर एएसआई ने गुरुवार को सील बंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश की। इस रिपोर्ट के आधार पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला कोर्ट के शिवलिंग की जांच न कराने के फैसले को निरस्त कर दिया। अब एएसआई के वकील वाराणसी जिला कोर्ट के समक्ष 22 मई को पेश होंगे, जहां कोर्ट ये तय करेगा कि शिवलिंग का साइंटिफिक सर्वे कैसे होगा। तो दरअसल वाराणसी कोर्ट में यह शंका जाहिर करते हुए सर्वे और साइंटिफिक जांच से शिवलिंग को नुकसान पहुंचेगा, इसका विरोध किया गया था। लेकिन अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर जांच पर सहमति दे दी है। चलिए आज डिकोड में आपको बताते हैं कि जिस कार्बन डेटिंग से यह पता चलेगा वो होती क्या है। कार्बन डेटिंग एक प्रैक्टिकल, सफल और सिद्ध वैज्ञानिक पद्धति है, विधि है, जिसके द्वारा किसी भी भौतिक वस्तु की उम्र आप पता लगा सकते हैं। इस मेथड से लकड़ी, कोयला, बीजाणु, चमड़ी, बाल, कंकाल, किसी की भी आप आयु की सही गणना कर सकते हैं काफी हद तक। इस विधि का आधार यह है कि हर चीज में कार्बनिक अवशेष होते हैं जो अपने कंपाउंड बनाते और बदलते हैं। इन्हीं कंपाउंड चेन से उनकी आयु की ठीक गणना की जा सकती है। इसमें कार्बन 12 और कार्बन 14 का अनुपात निकालकर किसी की आप उम्र तय कर सकते हैं। इस विधि की खोज 1949 में अमेरिका के शिकागो यूनिवर्सिटी के विलियर्ड फ्रैंक लिबी और उनके साथियों ने मिलकर की थी, और इसी उपलब्धि पर 1960 में उन्हें केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अब क्या ये पद्धति, कार्बन डेटिंग और इससे जुड़े साइंटिफिक रिसर्च ये प्रूव कर पाएंगे कि वो शिवलिंग है? क्योंकि इसके लिए केवल कुछ अंश के ऊपर ही प्रयोग करने की इजाजत कोर्ट ने दी है। ये कुछ वक्त के बाद स्पष्ट होगा, या हो सकता है फिर इस पर किसी और तरह की बाधाएं आएं। चलिए अब एक और विवाद पर आते हैं। आप किसी फिल्म को याद किस तरह रखते हैं? कलाकारों के लिए, डायरेक्शन के लिए, मनोरंजन के लिए, सब्जेक्ट के लिए। लेकिन अब तो कुछ फिल्में ऐसी आती हैं जो याद रखी जाती हैं उनसे जुड़े लंबे विवादों के लिए, और ऐसी फिल्म साबित हो रही है द केरल स्टोरी। फिल्म द केरल स्टोरी से जुड़े विवाद देश की शीर्ष अदालत तक पहुंचे, जिन पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी करके पूछा है कि जब पूरे देश में फिल्म द केरल स्टोरी दिखाई जा रही है तो फिर आपके राज्य में क्या दिक्कत है। दरअसल 5 मई को फिल्म रिलीज हुई। 6 मई को मध्य प्रदेश समेत कुछ राज्यों में इसे टैक्स फ्री कर दिया गया। द कश्मीर फाइल्स की तरह ही हिंदूवादी संगठनों ने इस फिल्म को भी फ्री दिखाने की मुहिम शुरू कर दी, जिस पर भाजपा ने खुलकर समर्थन किया, तो कांग्रेस ने इसे गैर जरूरी और प्रोपेगेंडा फिल्म बताते हुए इसका विरोध किया। इसी बीच 2 कदम आगे बढ़कर पश्चिम बंगाल में ममता दीदी की सरकार ने 12 मई को फिल्म द केरल स्टोरी को स्टेट में बैन कर दिया, जबकि तमिलनाडु में थिएटर ऑपरेटर्स ने खुद इस फिल्म को न चलाने का फैसला किया। इस मामले पर अगली सुनवाई बुधवार को होगी। वहीं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड और हरियाणा सरकार ने भी इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया है। तो एक तरफ फिल्म पर बैन, तो दूसरी तरफ फी प्रदर्शन और लगातार टैक्स फ्री को लेकर सियासत। दोनों पर माननीय सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी विवाद को काफी हद तक डिकोड करती है। इसी डिकोड का हम आप तक पहुंचा रहे हैं, समझते हैं टिप्पणियों के जरिए। पहली बात यह कि जो बात देश के आम जन को ठीक लगती है, लॉजिकल लगती है, उस पर आज स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी। कहा कि स्टैंडर्ड व्यवस्था है देश में, अधिकार संपन्न सेंसर बोर्ड है। अगर इससे कोई पास फिल्म को देखना चाहता है या नहीं देखना चाहता, तो ये फैसला पूरी तरह से उस दर्शक का होना चाहिए जो टिकट खरीद कर जाता है।
कोर्ट ने फिल्म प्रोडक्शन टीम के उस तर्क को स्वीकार किया जिसमें यह कहा गया कि बंगाल में फिल्म 3 दिन तक शांतिपूर्वक चलती रही बिना किसी प्रोटेस्ट या प्रॉब्लम के, फिर उसको बैन क्यों किया। दरअसल फिल्म द केरल स्टोरी के मेकर्स की ये दलील कोर्ट में रही है कि केरल में खास मंसूबे के साथ कन्वर्जन करवाया जा रहा है, यानी धर्मांतरण, और इसके लिए पर्दे पर इस हकीकत को लाना वे जरूरी समझते हैं। वैसे इस पूरे विवाद से फिल्म को क्या नुकसान है? कतई नहीं, बॉक्स ऑफिस पर फायदा ही फायदा है। बहुत जल्दी ये फिल्म 100 करोड़ वाले फिल्मों के क्लब में शामिल हो जाएगी। इसका बजट केवल 30 करोड़ का है। चलिए एक बार फिर से हम ये कह सकते हैं कि द कश्मीर फाइल्स के बाद केरल स्टोरी एक ऐसी फिल्म के तौर पर याद रखी जाएगी जिसके कंटेंट और उसके विवाद की वजह से फिल्म को काफी फायदा पहुंचा, और ये अपने आप में स्टडी का विषय आगे जाकर कुछ फिल्मों को लेकर बन सकता है। अब आते हैं उस खबर पर जिस पर सारा देश इंतजार कर रहा है। अब कुछ ही वक्त है जब कर्नाटक चुनाव के नतीजे स्पष्ट हो जाएंगे, और इस पर सारे देश के साथ छत्तीसगढ़ में भी सियासत जैसे पहले भी गर्माती थी, आज भी गर्माती रही। आज भी दोनों पक्षों से दावे हुए। दिन भर इस पर क्या घटा है जरा देखिए। बस कुछ घंटे और साफ हो जाएगा कि कर्नाटक का किंग कौन है। सवाल का जवाब मिल जाएगा कि कर्नाटक की जनता ने किस दल पर भरोसा किया। लेकिन नतीजे आने से पहले बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस ने अपनी अपनी जीत के दावे दोहराए। कर्नाटक की काउंटिंग को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी सरगर्मियां दिन भर देखी गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दावा किया कि छत्तीसगढ़ जैसा नतीजा कर्नाटक में भी आ रहा है और ऑपरेशन कमल कर्नाटक में नहीं चलेगा। सीएम भूपेश के दावे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब ने कहा कि कर्नाटक में नरेंद्र मोदी और अमित शाह का ही जादू चलेगा। यदि ऐसा बोल रहे हैं तो इसका मतलब हार स्वीकार कर लिए, और छत्तीसगढ़ जैसे कहीं रिजल्ट आ गया तो ऑपरेशन कमल कहां से हो जाएगा। कर्नाटक में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह का जादू चलेगा। कर्नाटक में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और उसके बाद नवंबर में जो 3 विधानसभाओं के चुनाव होंगे, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, उन तीनों राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कर्नाटक की 224 सीटों पर 10 मई को वोटिंग हुई, जिसमें 73% मतदान हुआ है। जनता ने सत्ता की चाबी किस दल को सौंपी है, ये 13 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा। चलिए तो बस कुछ घंटे के बाद में इसके नतीजों के इम्पैक्ट पर बात करेंगे, लेकिन कर्नाटक के नतीजों पर भला छत्तीसगढ़ की सियासत में शुरू से अब तक इतना उबाल आता क्यों रहा, मध्य प्रदेश में इतनी चर्चा क्यों होती रही। डिकोड करते हैं। चुनावी साल में माहौल का बड़ा महत्व होता है, जिसको आप कहते हैं कि किस दल का माहौल है। पार्टियों की छवि और मेहनत के बावजूद कई बार तत्कालीन माहौल ने पार्टियों के बने बनाए खेल को बिगाड़ा, इसका इतिहास रहा है। कर्नाटक के बाद छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात में ही चुनाव, माफ कीजिएगा, राजस्थान में चुनाव की बारी, और कर्नाटक में जनता के रुख, सर्वे के रुझानों और वहां के अल्टरनेट सरकार का जो ट्रेंड है, इसके बेस पर कांग्रेस अपनी जीत का पुख्ता दावा करे। अगर वो जीतती है तो उसके पक्ष में एक माहौल बनता है। भाजपा को झटका जरूर लगेगा, क्योंकि जिस चुनाव कैंपेन में स्वयं प्रधानमंत्री ने दर्जनों सभाएं ली हों, बहुत से कमेंट आए हों, उसको लेकर माहौल बनाने के बाद भी अगर फेल होती है पार्टी, तो फिर कांग्रेस इसे कैश कराएगी। अभी से मोदी शाह के मैजिक पर बात की जा रही है। सभी पार्टी किसी आधार के ऊपर जीतते हैं, तो क्या किसी चेहरे पर वहां जीत का दारोमदार था, ये भी कुछ वक्त बाद क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। अब इस पूरी कवायद के बाद में ये तय है कि कांग्रेस और बीजेपी कल जो भी नतीजे आएंगे उस पर अपने अपने पक्षों के हिसाब से बहस करेंगे, डिबेट करेंगे। एक और अहम मुद्दा जो कि छत्तीसगढ़ से जुड़ा है, भारतीय जनता पार्टी ने चावल और शराब इस मुद्दे को घोटाले की शक्ल में पेश किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सवाल उठाने के बजाय जांच में सहयोग करने की बात कही है। बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसदों ने लोकसभा में प्रदेश सरकार के चावल घोटाले का मामला जोर शोर से उठाया था, और उसी के आधार पर केंद्रीय टीम यहां जांच के लिए पहुंची। प्रदेश सरकार उसमें सहयोग करने के बजाय सवाल उठा रही। वहीं मामले पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जितनी टीमों को छत्तीसगढ़ में आना है आ जाएं, कुछ होने वाला नहीं। रमन सिंह पहले अपने घोटालों की जांच करा लें। वहीं अमरजीत भगत ने रमन सिंह को चुनौती देते हुए कहा है कि जांच में गड़बड़ी निकली तो मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा, और अगर गड़बड़ी नहीं निकलती तो क्या रमन सिंह इस्तीफा देंगे। आरोप लगा रहे हैं
चावल घोटाले की बात, तो रमन सिंह जी को मैं खुली चुनौती देता हूं कि अगर इसमें गड़बड़ी हुई होगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, और अगर गड़बड़ी नहीं निकला तो इस्तीफा देंगे क्या, उनसे पूछिए आप। उधर मध्य प्रदेश में इन दिनों बीजेपी और कांग्रेस तू डाल डाल में पात पात की तर्ज पर घोषणाएं कर रहे हैं। 13 मई से कांग्रेस धर्म रक्षा यात्रा शुरू कर रही है और इसके पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गौ रक्षा संकल्प सम्मेलन के जरिए बड़ा दांव खेला। पहले इस पर एक रिपोर्ट देख लीजिए। मैं शिवराज सिंह चौहान गोपालन एवं गो रक्षा का पुनीत कार्य करता रहूंगा। बोले गौ माता की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजधानी भोपाल के लाल परेड ग्राउंड पर गौरक्षा संरक्षण संकल्प सम्मेलन का शुभारंभ किया। इसके साथ ही 406 पशु चिकित्सा एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई। इस एम्बुलेंस में पशु डॉक्टर समेत कई उपकरण मौजूद रहेंगे। एम्बुलेंस की मदद के लिए टोल फ्री नंबर 1962 1962 जारी किया गया है, जिसके जरिए लोग अपने पशुओं का इलाज करवा सकेंगे। शिवराज सरकार की इस पहल पर प्रदेश का सियासी पारा भी चढ़ गया है। कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। गौ रक्षा के मामले में 20 साल के बाद याद आई इनको। कांग्रेस की कमलनाथ जी की सरकार थी तो 1000 गौशालाएं बनाई। प्रभारी मंत्री होशंगाबाद हरदा था, मैं 10 दोनों जगह बनाई, जिसको इन्होंने बिठा दिया। और जो 20 रुपये चारा का देते थे, इन्होंने 3। और जो एम्बुलेंस है इसमें बछड़ा नहीं आ सकता, गाय तो छोड़ो। ये सब ध्यान बटाने वाली बातें हैं। इधर कांग्रेस 13 मई से धर्म रक्षा यात्रा शुरू कर रही है। इस यात्रा में कांग्रेस के साथ भगवा झंडा भी दिखेगा। कांग्रेस के मुताबिक हिंदू जागरण और मठ मंदिरों का संरक्षण ही इस यात्रा का मकसद है। जाहिर है राम, हनुमान और बजरंग दल पर रसाकशी के बीच धर्म रक्षा और गौरक्षा की एंट्री से दोनों पार्टियों ने 2023 के लिए अपना अपना एजेंडा साफ कर दिया है। तो चुनावी वर्ष में इन अभियानों पर पार्टियों को क्यों आना पड़ा, ये भी जरा हम डिकोड कर लें। पहले बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी समझती है कि अब की बार बीजेपी ने राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर के ऊपर हिंदुत्व से जुड़े मुद्दों पर ऐसी पिच बना दी है जिस पर जीत के लिए कांग्रेस को उसी अंदाज में खेलना पड़ेगा। कुछ पुराने बयान हैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं के, कुछ चूक हैं इतिहास की जो कांग्रेस बहुसंख्यक वर्ग को लेकर अब करना नहीं चाहती। वो अपनी हिंदू विरोधी और अल्पसंख्यक परस्त छवि को ब्रेक करना चाहती है और इसके लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का मैनिफेस्टो, उसमें बजरंग दल, उसकी पीएफआई से तुलना और बैन वाली घोषणा से जो डैमेज कंट्रोल की स्थिति बनी है, इसके भी सतत प्रयास कांग्रेस पार्टी प्रदेश में कर रही है। और ऐसे वक्त पर धर्म रक्षा यात्रा से बेहतर और क्या होता। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के भी पाले में सब कुछ ठीक नहीं। गौरक्षा संरक्षण संकल्प सम्मेलन और पशु चिकित्सा एम्बुलेंस के जरिए कमलनाथ के सैकड़ों गौशाला बनवाने के दावे और आपने उनको आगे नहीं बढ़ाया, इस आरोप की काट इसमें ढूंढी जा रही है। किसान आबादी को साधने का प्रयास उससे भी जोड़कर देखा जा रहा है। इसे भांपकर कांग्रेस पार्टी एक बार फिर जनता को याद दिला रही है कि कमलनाथ सरकार में जो स्वीकृत गौशालाएं थी, बीजेपी सरकार ने उनको बंद किया। कुल मिलाकर कहने का अर्थ ये कि ये बात तय है कि 2023 में जनता के जुड़े बाकी के मुद्दे, महंगाई, भ्रष्टाचार या बाकी चीजें हो ना हो, लेकिन बहुसंख्यक आबादी और धर्म से जुड़े इमोशनल मुद्दों की गूंज इसमें अवश्य सुनाई पड़ेगी। चर्चा मध्य प्रदेश की चल रही है तो आपको एक और बड़ी खबर जो पॉलिटिक्स से जुड़ी या पॉलिटिक्स का शिकार होती दिखी वो भी पहुंचाते हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने लाडली बहना योजना का ट्रम्प कार्ड खेला तो कांग्रेस पार्टी ने पहले से उसकी तैयारी कर ली नारी सम्मान योजना के द्वारा। कांग्रेसी बाकायदा घर घर जाकर महिलाओं से इसका फॉर्म भरवाने लगे हैं, लेकिन यह कवायद बीजेपी को कतई रास नहीं आ रही। उन्होंने विरोध इसका शुरू कर दिया और इसका एक तर्क भी दिया है। इस रिपोर्ट में आप सब कुछ जान जाएंगे। मध्य प्रदेश में चुनाव को देखते हुए सरकार की लाडली बहना योजना के जवाब में कांग्रेस ने नारी सम्मान योजना लॉन्च कर दी है, लेकिन योजना बीजेपी को खटक गई। योजना के लिए जुटाए जा रहे आधार नंबर पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने आधार नंबर के दुरुपयोग की आशंका जताते हुए कांग्रेस पर भ्रम और छल की राजनीति के आरोप लगाया।
मैं पूछना चाहता हूं कौन जिम्मेदार होगा? आप झूठ बोल करके घूम रहे हैं और लोगों से फार्म भरवा करके उनसे आधार कार्ड ले रहे हैं। बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस ने चुनौती देते हुए कहा है अगर फ्रॉड हो रहा है तो केस दर्ज कराएं, जबकि बीजेपी ने इसके लिए केंद्र के पत्र का हवाला दिया। कि फ्रॉड हो रहा है तो सरकार फ्री है, हम पर 420 का केस लगाए। केंद्र सरकार ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा है कि अपने आधार की फोटोकॉपी किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी संस्था के साथ में शेयर ना करें, इसका मिसयूज हो सकता है। वैसे इसमें कोई शक नहीं कि इस अभियान के साथ एक बड़ा डेटा बैंक भी तैयार होगा जिसका किसी भी दल को लाभ मिल सकता है। तो योजना के बदले योजना, अभियान के सामने अभियान, चुनावी साल में ये सब तो होना तय है, लेकिन जनता किस अभियान से कनेक्ट कर पाती है? जनता इन फ्री वाली योजनाओं में या उनके लाभ से जुड़े तमाम वायदों और दावों में किसे चुनती है? इसके लिए अभी वक्त है, पर अभी दल अपनी अपनी पिच पर विरोधी को लाने की कोशिश कर रहे हैं या उनकी चालों या उनके अभियानों का जवाब देने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। जिसमें अगली खबर चंडीगढ़ से, लेकिन इसका कनेक्शन जुड़ा पश्चिम बंगाल से और चर्चा हुई पूरे देश में। चंडीगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात के 100वें एपिसोड में शामिल नहीं होने पर 36 नर्सिंग के छात्रों पर कार्रवाई कर दी गई और इसे लेकर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने एक विवादित ट्वीट किया है। देखिए पूरी खबर। यह है टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने एक बार फिर से ट्वीट कर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। टीएमसी सांसद ने पीएम मोदी के मन की बात को मंग की बात करार दिया। मोइत्रा ने ट्वीट किया कि मैंने भी कभी मंग की बात नहीं सुनी और कभी सुनूंगी भी नहीं। क्या मुझे भी सजा मिलने वाली है? क्या मुझे भी एक हफ्ते के लिए अपना घर छोड़ने से मना किया जाएगा? दरअसल चंडीगढ़ में पीजीआई MIR प्रशासन ने 30 अप्रैल को एक आदेश जारी किया जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात के 100वें एपिसोड के प्रसारण कार्यक्रम में छात्रों को शामिल होने के लिए कहा था। मन की बात के 100वें एपिसोड में शामिल न होने पर 36 नर्सिंग स्टूडेंट पर कार्रवाई की गई। इन छात्रों को हॉस्टल से बाहर जाने पर रोक लगा दी गई। इस कार्रवाई के बाद ही टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने ये विवादित ट्वीट किया। हालांकि टीएमसी सांसद का भी अपना एक इतिहास रहा है। उनके ट्वीट्स या उनके बयानों से जुड़े विवादों का एक और विवाद इसमें शामिल हो गया। दिन भर सोशल मीडिया पर तरह तरह की इसमें प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। फिलहाल हम चलते हैं एक और बड़े घटनाक्रम पर जिस पे आपने राष्ट्रीय चैनलों में दिन भर डिबेट देखी है और वो जुड़ा है पाकिस्तान से। अल कायदा ट्रस्ट केस में पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को 2 हफ्ते के लिए जमानत मिल गई है। शुक्रवार को इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें कुछ शर्तों के साथ बेल दी है। देखिए दिन भर क्या हुआ। अल कायदा ट्रस्ट केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को कुछ शर्तों के साथ 2 हफ्ते के लिए जमानत दी है, जिस पर इमरान खान के वकील ने कहा कि कोर्ट के बाहर पंजाब पुलिस और पाक रेंजर्स की टीम मौजूद है जो खान को बाहर निकलते ही किसी दूसरे केस में गिरफ्तार कर सकती है। इस पर हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि इमरान को 17 मई तक किसी भी मामले में गिरफ्तार न किया जाए। हालांकि ये बात पाकिस्तानी सरकार को रास नहीं आई। गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने कहा कि इतनी सुविधा दुनिया में किसी को नहीं मिल सकती। बहरहाल इमरान को फौरी तौर पर ही सही लेकिन एक बड़ी राहत मिल गई है, पर क्या ये राहत लंबे समय तक कायम रह पाएगी? क्या इमरान पर जो संकट टलता दिख रहा है क्या वो स्थायी होगा? क्या पाकिस्तान में हालात जिस तरह के रहे हैं वो सामान्य हो पाएंगे? डिकोड करते हैं इसे। पहली बात है कि भले ही कोर्ट ने इमरान खान को जमानत देकर उनकी गिरफ्तारी पर फौरी तौर पर रोक लगाई हो, लेकिन पाकिस्तानी सरकार का मूड और तेवर बताता है, तैयारी बताती है कि इमरान को वो बहुत देर और दूर तक फ्री छोड़ने के मूड में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अल कायदा ट्रस्ट स्कैम में इमरान की गिरफ्तारी को गैर कानूनी और गैर वाजिब बताया था। फौरन रिहाई का आदेश दिया, लेकिन जब कोर्ट यह आदेश दे रहा था तब पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ कैबिनेट की मीटिंग कर रहे थे। पाक सरकार की तरफ से कहा गया कि इमरान खान पाकिस्तान को हर सूरत में डिफॉल्टर बना देना चाहते हैं। शहबाज शरीफ सरकार ने 1971 में पाकिस्तान की शिकस्त, बेनज़ीर के कत्ल का जिक्र करते हुए इमरान को लेकर कोर्ट के बेहद नर्म रवैये पर भी सवाल उठाए। कुल मिलाकर सरकार को पाक जुडिशरी का यह फैसला और ये रवैया दोनों नागवार गुजर रहा है। ये साफ संकेत है कि इमरान का आर पार वाला मूड उनके खिलाफ सरकार को शांत नहीं बैठने देगा।
जल्दी पाकिस्तान में और बड़े उलटफेरों की भूमिका बनती आज से दिखनी शुरू हो गई है, आने वाले वक्त में खुलकर सामने आएगी। कह सकते हैं खुदा ही मालिक है पाकिस्तान का, जैसा आज की परिस्थितियां दिखाई पड़ी। आज के न्यूज़ डिकोड में बस इतना ही। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक परिवार का और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।